नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं आदित्य। ये दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। नोट बैन के मुद्दे पर आज राज्यसभा में बहस हुई। पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के विवादित बयान पर काफी हंगामा हुआ। नोट बैन के मुद्दे पर बोलते हुए प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी के फैसले को तानाशाही कहा। किसी सभ्य देश ने, किसी विकसित देश ने ये डिनोटिफिकेशन नहीं किया। जब कहीं लिखा जाएगा किन किन लोगों ने किया तो उनमें चौथा नाम होगा हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। और किसके साथ होगा? मुसोलिनी, हिटलर, कद्दाफी। Watching what is happening and who is saying what. वो किसी का कटाक्ष को सुनने के लिए उनको रुचि नहीं है। बहुत पुराना जाके वो कौन है, गद्दाफी, नहीं तो गद्दाफी, ये कट ऑफ हो गया भाई, गद्दाफी वगैरह, उसके बारे में चिंता विषय नहीं। बैंकों के हजारों करोड़ों रुपए के कर्जदार विजय माल्या का मुद्दा भी राज्यसभा में उठा। The State Bank of India has waived 7,000 crores of NPAs from their non-performing assets or the loans that are not being returned. Don't go by the literal meaning of write-off. Doesn't mean rin maafi in banking terms. So you're not. The loan still remains. The loan still remains. You still continue to pursue it. कांग्रेस समेत लगभग पूरा विपक्ष सरकार के फैसले का विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने फैसला सही लिया, लेकिन लागू कराने का तरीका ठीक नहीं था। विपक्ष का यह भी कहना है कि जरूरी सेवाओं के लिए पुराने नोट का इस्तेमाल 30 दिसंबर तक किया जाए। राज्यसभा की आज की कार्रवाई स्थगित हो गई है। अब कल सुबह 11 बजे राज्यसभा में फिर इस मुद्दे पर बहस होगी। नोटबंदी के सरकार के फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी की अगुवाई में कुछ दलों ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया। राष्ट्रपति भवन तक मार्च में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और आम आदमी पार्टी के भगवंत मान भी शामिल हुए। खास बात ये रही कि एनडीए में शामिल शिवसेना ने भी नोटबंदी के फैसले के विरोध में ममता का साथ दिया। सभी पार्टियों ने राष्ट्रपति से अपील की कि वो सरकार से बात कर परेशान लोगों को राहत दें। हमने कहा पहले एटीएम का एक मीनिंग था कि ऑल टाइम मनी, और अभी बोलता है एटीएम आएगा तो अब मिलेगा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि नोटबंदी को लेकर कुछ लोग जनता को सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। जैसा कि मैंने आज सुना कि कुछ लोग आज जेएनयू में ऐसा कुछ इकट्ठे होकर के और जहां लोग बैंकों में खड़े होंगे उनको उकसाने भड़काने का काम करेंगे। इस प्रकार के जो तत्व हैं वही गड़बड़ कर रहे हैं। 8 नवंबर को नोटबंदी के पीएम के ऐलान के बाद सबसे पहले ममता बनर्जी ने सरकार के फैसले का विरोध किया। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों को एकजुट किया, यहां तक कि शिवसेना से भी बातचीत की। ममता बनर्जी ने नोटबंदी को लेकर लेफ्ट से भी साथ मांगा, लेकिन लेफ्ट ने ममता की मुहिम में शामिल होने से इनकार कर दिया। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने के ममता के फैसले का साथ नहीं दिया। शिवसेना सरकार के फैसले का विरोध कर रही है, लेकिन एनडीए की बैठक में आम राय से सरकार के फैसले का स्वागत किया गया था। पीएम मोदी ने कहा है कि प्रेस पर सरकार का दखल नहीं होना चाहिए। नेशनल प्रेस दिवस के मौके पर पीएम ने कहा कि इमरजेंसी में मीडिया की आवाज दबा दी गई थी। पीएम ने पत्रकारों की सुरक्षा के सवाल पर चिंता जताते हुए कहा कि ये मुद्दा सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। महात्मा गांधी कहते थे कि अनियंत्रित लेखनी ये बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकती है, लेकिन महात्मा गांधी ये भी कहते थे कि बाहर का नियंत्रण तो तबाही पैदा कर देगा, और इसलिए बाहर के नियंत्रण की कल्पना उस समाज को आगे ले जाने वाली कल्पना हो ही नहीं सकती। जब देश में इमरजेंसी आई, प्रेस काउंसिल को ही खत्म कर दिया गया, यानी मूलभूत बात को ही खत्म कर दिया गया था। 4 जुलाई 1966 को प्रेस काउंसिल की स्थापना हुई थी। 16 नवंबर 1966 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने औपचारिक तौर पर कामकाज शुरू किया। 1966 के बाद हर साल 16 नवंबर का दिन नेशनल प्रेस दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
नेशनल प्रेस डे के मौके पर आज कई पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। नोट बदलवाने के लिए बैंक जाने वाले लोगों की उंगली में स्याही लगाने का काम शुरू हो चुका है। दिल्ली के संसद मार्ग स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में स्याही लगाने का काम आज सुबह शुरू हुआ। जो लोग नोट बदलने के लिए आ रहे थे उनकी उंगली में स्याही लगाई गई। लुधियाना के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में आने वाले लोगों की उंगली में भी स्याही लगाई गई। हालांकि लखनऊ में ज्यादातर बैंकों की ब्रांच में स्याही का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक इंक की सप्लाई नहीं की गई है। स्याही लगाने की खबर के बाद बैंक के बाहर भीड़ थोड़ी कम हुई है। हाथ में इस तरह का निशान देखकर स्याही का आप जरूर सोच रहे होंगे कि कहीं इलेक्शन है क्या, कहीं वोट डाले जा रहे हैं क्या। नहीं, ये इंक इलेक्शन की नहीं है, ये इंक वोट डालने की नहीं है, ये इंक है पैसे एक्सचेंज कराने की। ये जो महिलाएं यहाँ पर एक्सचेंज कराने आई थी पैसे, और अब इस तरह की इंक लगाई जा रही है जिससे बार बार एक ही शख्स लाइन में लगकर पैसे एक्सचेंज ना करवा सके। मंगलवार को आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने नोट बदलवाने वालों के लिए उंगली पर स्याही लगाने का निर्देश जारी किया। सरकार के मुताबिक बैंक के बाहर भीड़ कम करने के मकसद से ये फैसला किया गया। सरकार का कहना है कि कुछ लोग भोले भाले लोगों को बैंक के बाहर खड़ा करवाकर नोट बदलवा रहे हैं। स्याही दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में लगाई जा रही है, जबकि वोटिंग के बाद स्याही बाएं हाथ में लगाई जाती है। फिलहाल बड़े शहरों में स्याही लगाई जा रही है। अभी गाँव में नोट बदलवाने वाले लोगों की उंगली पर स्याही नहीं लगाई जा रही है। कुछ राज्यों में उपचुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने वित्त मंत्रालय से कहा है कि स्याही लगाने के फैसले का असर वोट डालने वाले मतदाताओं पर न हो। संघ की मानहानि के मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। महात्मा गांधी की हत्या में संघ की भूमिका को लेकर अपने बयान के सिलसिले में राहुल सुबह 10:30 बजे के करीब ठाणे के भिवंडी की अदालत में पेश हुए। राहुल के साथ उनके समर्थक भी मौजूद थे। जमानत मिलने के बाद राहुल ने संघ पर निशाना साधा। जिनसे मैं लड़ रहा हूं वो हिंदुस्तान को झुकाना चाहते हैं। वो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को कहना चाहते हैं कि तुम सब झुक जाओ, क्योंकि हम यहाँ राज करेंगे। न उन्हें इतिहास का बोध है, न विमर्श की प्रकृति वे समझते हैं। इसी कारण से वे आरएसएस पर अनर्गल बातें करके समाचारों की सुर्खियों में रहना चाहते हैं। राहुल गांधी ने 6 मार्च 2014 को भिवंडी की एक चुनावी रैली में कहा था कि आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। राहुल के बयान से नाराज संघ के कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया। मई 2015 में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर राहुल ने केस खारिज करने की मांग की थी। सितंबर 2016 में राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका को वापस लेते हुए कहा कि वो ट्रायल का सामना करेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं। कश्मीर के बारामूला में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। मुठभेड़ सुबह करीब 7:30 बजे शुरू हुई। सुरक्षा बलों को मारवाल के जंगलों में कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान आतंकियों की फायरिंग में कांस्टेबल मोहम्मद शफी घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें कुपवाड़ा के मिलिट्री अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। शहीद के शव को श्रीनगर की पुलिस लाइन्स में लाया गया, जहाँ उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गयी। शव को बाइज्जत सलामी के साथ लिया जा रहा है और इनके शव को इनके जो है आबाई गांव वहां लिया जाएगा, जो साउथ कश्मीर के कुलगाम इलाके में है। आज सुबह दरअसल स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को एक सूचना मिली थी कि जलूरा के जंगलों में कुछ मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं। कश्मीर में हाल के दिनों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच कई मुठभेड़ हुई हैं। 7 नवंबर को दक्षिण कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी मारा गया, 2 जवान भी घायल हुए। 12 अक्टूबर को पंपोर में आतंकियों से 56 घंटे तक मुठभेड़ चली, 2 आतंकी मारे गए। 6 अक्टूबर को नौगामा में सेना ने मुठभेड़ के दौरान 4 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों को तलाशने के लिए अभी भी जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की किडनी फेल हो गई है। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज हो रहा है। इलाज के बाद आज डॉक्टर्स ने उन्हें घर भेज दिया। 64 साल की सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी। मैं किडनी फेल होने की वजह से एम्स में भर्ती हूँ। अभी डायलिसिस पर हूँ। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण आशीर्वाद देंगे। सुषमा स्वराज को इस महीने की 7 तारीख को एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स के कार्डियो न्यूरो सेंटर में उनका इलाज चल रहा है।
सुषमा स्वराज को पिछले 20 साल से डायबिटीज है। इस वजह से किडनी की समस्या बढ़ी। सुषमा स्वराज को निमोनिया और दूसरी दिक्कतों की वजह से अप्रैल में भी एम्स में भर्ती कराया गया था। ट्वीट करने के 1 घंटे के अंदर सुषमा स्वराज के ट्वीट को 3000 से ज्यादा लोगों ने रीट्वीट किया। सुषमा के ट्वीट करने के बाद एम्स ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। ट्विटर पर लोग उनके ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर सुषमा स्वराज के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की है। दिल्ली के महिंद्रा पार्क इलाके में एक व्यक्ति ने अपने 2 बेटों की गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों बेटों की उम्र 15 साल और 8 साल थी। आरोपी मुकेश की पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी थी। बच्चों की हत्या के बाद आरोपी मुकेश ने पुलिस को खुद ही फोन कर जानकारी दी। ये ज्यादा टेंशन में था जी। इनका और इसके पड़ोसी का झगड़ा चल रहा था। वो आपस में चाचा ताऊ के भाई थे। तो वो बोला जी आपने जो मकान बनाया मेरे दीवार दिल्ली होकर मेरा मकान खराब हो गया। इस वजह से एक बार MCD का नोटिस आया और दीवार को सुराख कर गए थे मकान के अंदर 4थी मंजिल पर पंचर कर गए थे। मुकेश पेशे से एसी मैकेनिक है, लेकिन कई महीनों से वो घर में खाली बैठा था। हरियाणा के करनाल में शादी समारोह में उस वक्त मातम फैल गया जब गोली लगने से एक महिला की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। करनाल रेलवे स्टेशन के पास सावित्री फॉर्म में शादी समारोह चल रहा था। डीजे की धुन पर लोग नाच रहे थे। अचानक खुशी का माहौल गम में बदल गया। आरोप है कि शादी के कार्यक्रम में आशीर्वाद देने पहुंची साध्वी देवा ठाकुर ने अपने बॉडीगार्ड्स के साथ हवाई फायरिंग की। इसकी वजह से दूल्हे की मौसी की मौत हो गई और कुछ लोग घायल भी हो गए। मैं यहाँ रिश्तेदार समय आता रहता हूँ। यहाँ ब्याह शादी में फंक्शन में CM की सिटी है। लॉ ऑर्डर कोई शरेआम गोली इतनी चलती है पुलिस सोई हुई है। लेडी सुनीता नाम की लेडी थी जो परिवार की रिश्तेदार थी, उनकी मौत हो गई है। जो भी ऐसे व्यक्ति ये इलीगल काम कर रहे हैं सब पर हम एक्शन लेते भी आए हैं और आगे भी लेंगे। पुलिस ने चश्मदीदों के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 26 साल की देवा ठाकुर करनाल में ही अपना आश्रम चलाती हैं। साध्वी देवा ठाकुर हिंदू महासभा की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। साध्वी देवा ठाकुर पर कई विवादित बयान देने का आरोप है। घटना के बाद से ही आरोपी साध्वी देवा ठाकुर और उसके बॉडीगार्ड फरार। फास्ट एंड फैक्ट्स में आज के लिए बस इतना ही। अब हमारी आपसे अगली मुलाकात कल शाम 4 बजे होगी। नमस्कार।